नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। हाँ, इकाई 3 हम कर रहे हैं जिसमें हम काव्य की बात कर रहे हैं। तो साथ साथ उधर हमने 3 प्रत्यय अपने कंप्लीट करे हैं, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य के लक्षण। तो अब हम यहाँ पे इकाई 4 भी साथ साथ प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि प्रत्येक इकाई में से कुछ ना कुछ पेपर में आना ही है, वो फिक्स कर रखा होता है पहले से। तो हम इकाई 4 भी प्रारंभ करते हैं साथ साथ अपनी। आज हम इसका भाग 1 करते हैं, जिसका विषय हमारा रहेगा भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। आज जो हमें विषय पढ़ना है ये हमारा हिंदी में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें इसमें ये देखना है कि भारतीय नवजागरण की जब शुरुआत होती है तब हिंदी साहित्य का उसमें क्या योगदान है। तो वो योगदान तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन में क्या क्या हुआ है वो पढ़ेंगे हम इसके अंतर्गत। सिर्फ हमें एक पृष्ठभूमि लेनी है, विचार के हिसाब से इसकी पृष्ठभूमि क्या है, नहीं क्या विचार हमारे इसके पीछे काम करते हैं, भारतीय नवजागरण के पीछे भारतीय नवजागरण क्या होता है, ये हमें देखना है। इसमें शुरुआत करते हैं भारतीय नवजागरण से, उसके बाद स्वाधीनता आंदोलन की तरफ चलेंगे। 19वीं शताब्दी जो रहा है भारतीय नवजागरण का अभूतपूर्व जागृति का काल रहा है, जिसे रेनेसां, पुनरुत्थान, पुनर्जागरण, नवोत्थान, नवजागरण, समाज सुधार काल आदि की संज्ञा दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि नवजागरण की जो शुरुआत होती है वो 19वीं शताब्दी से होती है। और अगर हम इसका टाइम देखें बिल्कुल, तो 1857 की जो क्रांति होती है वहाँ से भारतीय नवजागरण की शुरुआत होती है। आपने मंगल पांडे की जो, अगर किसी ने फिल्म देखी हो तो उसमें आपको पता है वो कारतूस वाला जो किस्सा हुआ था, जिसमें कि गौ मांस जो है वो डाला जाता था ताकि उसको मुंह से छीलकर जो है वो बम जो है फेंके, उस प्रकार से। तो वहाँ से जो जो घटना हुई थी, वहाँ से 1857 की क्रांति जो है वो शुरू होती है, और उसी के बाद से भारतीय नवजागरण का प्रारंभ भी होता है। तो ये हमें सारा आज हम इसमें यही पढ़ेंगे। तो प्रारंभ में जो अंग्रेजी शब्द है रेनेसां के लिए हिंदी में पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग होने लगा था, और रामधारी सिंह दिनकर ने अपने ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय जो इनका ग्रंथ है इसे नवोत्थान नाम दिया। आज हिंदी में इस काल के लिए जो नव जागरण शब्द जो है सर्वमान्य हो गया, यानी कि इस नव जागरण शब्द के बहुत सारे नाम रहे हैं शुरू से। रेनेसां अंग्रेजी शब्द है, पुनरुत्थान, पुनर्जागरण, नवोत्थान, नव जागरण जो है नाम आया, अंत में जो नाम आया है वो नव जागरण नाम आया है इसका। अभी हम बात कर रहे हैं भारतीय नवजागरण की। जब हम बाद में दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे तो हमारा हिंदी नवजागरण होगा, यानी कि हिंदी भाषा में नवजागरण जो है किस प्रकार से आया। तो नवजागरण जिसका जन्म जो है मुख्यतः बुद्धिवाद, समाज सुधार, वैज्ञानिक खोज, सामूहिक उत्पादन प्रणाली के विकास के साथ हुआ, उसका मुख्य आग्रह जो था वो वेदों और पुराणों की ओर लौटना नहीं था, बल्कि एक नई संस्कृति, नई दुनिया रचने का प्रयास था। तो अब इस नव जागरण का उद्देश्य क्या रहा है? इसका उद्देश्य यह नहीं था कि हमारा वेदों और पुराणों की तरफ हमें लौटना है, पुरानी संस्कृति की तरफ लौटना है, बल्कि इसके उद्देश्य था कि एक नई संस्कृति, एक नई दुनिया जो है हमें बसानी है, जिसमें कोई रूढ़िवादिता ना हो, जिसमें कोई अंधविश्वास ना हो, जिसमें बिल्कुल जो है समाजवाद हो, जिसमें सारे लोग बराबर हो। तो इस प्रकार से जो भी सारी अच्छी चीज़ें थी वो नव जागरण अपने साथ लेकर आया था। फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि भारतीय नवजागरण का संबंध जो है सामान्यतः राजा राम मोहन राय से जोड़ा जाता है। राजा राम मोहन राय जी ने बहुत काम किया है नवजागरण के लिए, तो इसलिए रामविलास शर्मा जी ने कहा है कि नवजागरण का संबंध जो है वो राजा राम मोहन राय जी से है। नवजागरण से जो है राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन चिंतन प्रारंभ हुआ। यह नवीन चिंतन हमारी अपनी परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ, जो अंग्रेजों की देन नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जुल्म ढाए तो उससे हमारा नवजागरण का जो है उसकी उत्पत्ति हो गई, ऐसा नहीं था। हमारे चिंतन में एक नयापन आया था, हमारा जो चिंतन का विकास हुआ था उसके कारण जो है हम अपने अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहा, और उसके कारण ही, इस नवीन चिंतन के कारण ही नवजागरण आया है। तो इसका रीज़न जो है वो अंग्रेज नहीं रहे हैं, बल्कि हमारा एक नवीन चिंतन जो है प्रारंभ हुआ है। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है हमारे साहित्यकारों ने निभाई है, जिन्होंने हमारे अंदर एक चेतना जागृत कर दी, हमारे अंदर एक देशभक्ति जागृत कर दी, अच्छी बातों को ग्रहण करने की जो सीख दी है वो हमें साहित्यकारों ने ही दी है। तो भारतीय नवजागरण में जो है सन 1857 के महाविद्रोह का विशेष महत्व। 1857 की जो क्रांति है यहीं से शुरुआत होती है भारतीय नवजागरण की। यह क्रांति इतनी सशक्त थी जिसने देश और समाज को पूरी तरह झकझोर दिया था, और इसी क्रांति की शुरुआत के साथ ही पूरा देश जो है धीरे धीरे स्वाधीनता आंदोलन की तरफ बढ़ रहा था। इस महासंग्राम में हुई पराजय की प्रतिक्रिया स्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति की आकांक्षा
और तीव्र हो जाती है, यानी कि सबके अंदर एक ललक जाग जाती है कि हमें तो अब स्वतंत्रता प्राप्त करके ही रहना है। तो यहाँ से जो है जो 1857 की क्रांति की जो पराजय हुई थी, यानी कि ये इतनी सफल नहीं हो पाई थी क्रांति, उसके फलस्वरूप जो है हमारी जो इच्छा थी स्वतंत्रता प्राप्ति की वो और जागृत हो गई। 19वीं शताब्दी के इस संग्राम का सर्वाधिक जो प्रभाव है वो सामाजिक क्षेत्र पर पड़ा है, कि समाज पर इसका जो है इस क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और सन 1887 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ पे शिक्षा का विकास तो हो ही रहा था। 1857 की क्रांति के बाद जो है बहुत सारे जो है बदलाव आए, हमारे सामाजिक रूप से भी आए हैं, धार्मिक रूप से भी आए हैं, सांस्कृतिक रूप से भी आए हैं। तो बहुत सारे जो है हमें बदलाव नज़र आते हैं अपना इस 1857 की क्रांति के बाद। एक तरफ जहां भारतीय मध्य वर्ग में एक वैचारिक जो है आंदोलन का सूत्रपात हो रहा था, मतलब एक विचारों का जो सूत्रपात हुआ है, वहीं दूसरी ओर तत्कालीन समाज में अनेक प्रकार की धार्मिक रूढ़ियां, अंधविश्वास व सामाजिक कुरीतियां प्रचलित थी। यानी कि एक वैचारिक आंदोलन तो चल ही रहा था विचार बदलने के लिए, लेकिन साथ साथ जो है धार्मिक रूढ़ियां बहुत सारी आ गई थी, अंधविश्वास भी बहुत सारे थे, सामाजिक कुरीतियां भी प्रचलित हो गई थी। कुछ तो कारण इसका ये भी था कि जो अंग्रेज हमारे देश में आए हैं तो उसके कारण भी बहुत सारे जो है जो अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियां और प्रचलित हो गई, उनका भी एक रीज़न रहा। साथ साथ जाति प्रथा भी है, छुआछूत है। इसके साथ साथ स्त्रियों की दशा भी बड़ी दयनीय हो गई थी, क्योंकि जो मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे उसके कारण सबने अपनी स्त्रियों को अंदर बंद करना शुरुआत कर दिया, छोटी उम्र में बच्चियों की जो है शादी करना शुरू कर दिया, और जो है विधवा विवाह भी खत्म कर दी, सती प्रथा प्रारंभ कर दी थी कि जो है औरत जो है पति की मृत्यु के साथ ही जो है उसको जलाना शुरू कर दिया था। तो बहुत सारी कुप्रथाएं जो है आ गई थी। बाल विवाह और सती प्रथा भी थी इस समय में। तो बहुत सारी कुरीतियां थी, धार्मिक रूढ़ियां, अंधविश्वास वगैरह सब इस टाइम चल रहा था। तो शिक्षित मध्य वर्ग जो था उसमें नवीन वैचारिक चेतना व जागृति आई, जिसके परिणाम स्वरूप इन सभी धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों व सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जो है वह आवाज़ उठनी शुरू हो गई। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो हैं ऐसे हम कह सकते हैं नेता हैं, या बहुत सारे ऐसे समाज में बदलाव लाने वाले लोग आ गए थे जिन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी इस प्रकार कुरीतियों के खिलाफ। तो इस प्रकार जो है उत्पन्न नवीन चेतना तथा जागृति और उसके प्रणेताओं के विचार, कार्यकलापों तथा प्रयासों के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के सुधार आंदोलनों का उदय हुआ, जिन्हें समग्र रूप से हम आधुनिक भारतीय नवजागरण कहा जाता है। तो यही भारतीय नवजागरण है जो कि इन धार्मिक रूढ़ियों को, इन कुरीतियों को, अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए प्रारंभ हुए। बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारी संस्थाओं को जो है उनकी स्थापना की गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1885 ईस्वी में भी अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और इसके बाद भारतीय इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसने जहाँ यहाँ की जो हमारी भारत की जनता है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। जैसे कि अगर हम देखें तो 1896 ईस्वी में एक भयंकर अकाल आया, 1897 में भूकंप और प्लेग आया, 1896 और 97 में तिलक जो थे उनकी गिरफ्तारी हुई, 1905 का बंगाल विभाजन है, 1906 का मुस्लिम लीग की स्थापना है। ये सारे जो है 1916 का खिलाफत आंदोलन है, 1917 में गांधी जी द्वारा चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन है, फिर 1919 में रॉलेट एक्ट का पारित होना है। तो ये सारी ऐतिहासिक घटनाएं, और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो बहुत सारी जो है जो क्रांतियां हुई हैं, उसके बाद बहुत सारे आंदोलन हुए हैं जिसका बहुत ही प्रभाव पड़ा हमारे जो है 19वीं शताब्दी के जो संग्राम का बहुत प्रभाव पड़ा हमारे सामाजिक क्षेत्र पर। और इस प्रकार से जो है बहुत सारे आंदोलन प्रारंभ हो गए इन सभी कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए। फिर नवजागरण की जो भावना है वो सर्वप्रथम धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रविष्ट हुई, फिर साहित्य एवं कला में भी बदलाव आने लगे, और अंततः स्वाधीनता आंदोलन में प्रवाहित हुई। तो हम कह सकते हैं नवजागरण की जो शुरुआत थी उसने पहले धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में जो है बदलाव लाने शुरू करे, फिर साहित्य एवं कला में भी बदलाव आए, अंततः जो है स्वाधीनता आंदोलन जो है वो बहुत अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया, और अंत में 1947 में तो हमें आज़ादी मिल ही गई थी। तो ये पूरा हमने इसमें आज पढ़ना है अपने विषय में। फिर बहुत सी सांस्कृतिक जागरण संबंधी संस्थाओं की स्थापना भी हुई, जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है आंदोलन के रूप में बदलाव लाने का समाज में। सबसे पहली इनमें से भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन कौन थे, इनकी संस्थाओं के संस्थापक और वर्ष भी पूछ लेते हैं। तो पहला ब्रह्म समाज है जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, और संस्थापना का वर्ष है 1828 ईस्वी। फिर प्रार्थना समाज है जो ये आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने इसकी स्थापना की 1867 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की है 1897 ईस्वी में।
और आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, वैसे इसकी जो स्थापना है मैडम ब्लावत्स्की ने की है न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में, परंतु 1907 में ये अध्यक्षा जो है इसकी एनी बेसेंट बनी है। लेकिन कई बार जो है क्वेश्चन में जो है लोग सोचते हैं कि एनी बेसेंट जो है इसकी संस्थापक रही है, नहीं, इसकी जो संस्थापक है वो मैडम ब्लावत्स्की रही है, जिन्होंने न्यूयॉर्क में 1875 में इसकी स्थापना की थी थियोसॉफिकल सोसाइटी में। फिर अगर हम इसका सारांश देखें भारतीय नवजागरण का, तो बहुत सारे इसमें तत्व सहायक हुए हैं। कौन कौन से एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको। सबसे पहले जो आता है शिक्षा, हमारा जो इसमें है तत्व एक सहायक हुआ है। तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने जो है बाबुओं को उत्पन्न करने के साथ साथ प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भी जन्म दिया, जिससे उन्होंने विज्ञान, दर्शन और इतिहास का सर्वेक्षण किया और भारतीयों के हित के लिए आंदोलन का सूत्रपात भी हुआ। फिर इनकी दूसरी आती है व्यापारिक नीति जो है। अंग्रेज़ों ने असीम लाभ अर्जित करने के लिए, और बहुत लालच था अंग्रेज़ों में, हर चीज़ को प्राप्त करना चाहते थे, हमारे भारत देश से बहुत सारा सोना भी लेकर गए साथ में। इनकी जो व्यापारिक दृष्टि थी केवल भारत तक नहीं वरन यूरोप तक भी इनकी जो है जो व्यापारिक जो नीति थी और इनके जो कह सकते हैं इनकी नज़र थी, भारत के अथाह कच्चे माल को उपयोग करने के लिए और इसे विभिन्न स्थानों तक पहुँचाने और उसका वितरण करने के लिए इन्होंने यातायात के साधनों का विकास किया, जिससे समाज सुधारकों को भी आवागमन की सुविधा प्राप्त हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप वे एक सक्रिय संगठन बनाने में सफल हुए। तो बहुत सारे अंग्रेजों के भी ऐसे काम किए हुए हैं जिनसे हमें सहायता मिली है अपने स्वाधीनता आंदोलन में। तो इन्होंने यातायात के साधन तो अपने फायदे के लिए प्रारंभ किए थे ताकि ये कच्चा माल यहाँ से बाहर ले जा सके, परंतु उसका लाभ जो है हमारे यहाँ समाज सुधारकों को भी मिला, उनको भी सुविधा मिल गई एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। फिर तीसरी आती है इनकी संप्रदायवादी नीति। अंग्रेजों ने भारतीय हिंदू, मुसलमान, आदिवासी, शूद्र एवं अन्य वर्णों के मध्य सदैव तनाव बढ़ाने का इन्होंने प्रयास किया, जिससे इनमें एकता स्थापित न हो सके। लेकिन इनका जो कुचक्र था वो अधिक समय तक नहीं चल पाया और भारतीयों ने जो है सहिष्णुता के सिद्धांत को अपनाकर अन्याय को सहन करना छोड़ दिया और इस नीति से भारतीयों में जागृति को जन्म दिया और अनेक समाज सुधारक संगठन बने, जैसे कि मैंने अभी बताए हैं पहले आपको। ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, रामकृष्ण मिशन है, जिनकी देन है कि इन्होंने जो है जो हमारे बीच में तनाव उत्पन्न कर रहे थे जातियों के बीच में, जो है आदिवासी, शूद्र और हिंदू मुसलमान में, तो उसको रोकने के लिए इन लोगों ने, इनकी संस्थाओं ने बहुत ज़्यादा काम किया है। और आधुनिक युग में जो कर्मठ रहे हैं महात्मा गांधी, नेहरू, विनोबा जी आदि महापुरुष रहे हैं और बहुत सारे महापुरुष रहे हैं, वो इस कड़ी में जुड़ते ही चले गए। फिर चौथा आता है अंग्रेज़ों की जो पाश्चात्य संस्कृति थी। पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आने से जो है भारतीयों के जो अंधविश्वास थे, विधवा विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अस्पृश्यता, वर्ण भेद आदि का जो है उन्मूलन होना प्रारंभ हो गया और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित व्यक्ति जो है समाज सुधार के कार्यों में संलग्न हो गए। तो थोड़ा बहुत पाश्चात्य संस्कृति ने, जो हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन है, उसने जो है इन प्रथाओं को खत्म करने के लिए भी हमारी जो है सहायता करी है। फिर मिशनरियों के कार्य। अब इनकी जो मिशनरियाँ थी अंग्रेज़ों की, इनका एक कार्य था, एक तो गरीब जनता की सेवा करना था, दूसरी ओर अपने धर्म का प्रचार करते थे ये लोग, साथ साथ अन्य जातियों के व्यक्तियों को ये ईसाई बनाने का काम भी करते थे। तो इस काम में जो है इन्होंने अनेक भारतीयों को नौकरी का जो है प्रलोभन दिया और मिशनरियों की स्वार्थी भावना ने जो है देश में एक धार्मिक क्रांति को उत्पन्न किया, क्योंकि कई लोगों ने देखना शुरू कर दिया था कि हमारे जो हिंदू लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, तो बड़ी चेतना जागृति आ गई थी हमारे भारत देश में। और इसका जो उद्देश्य था, उनका उद्देश्य था, मिशनरियों की निंदा करते थे, वो साथ हिंदुओं को अपना धर्म परिवर्तन करने से रोकते थे। तो मिशनरियों के कार्यों के कारण भी बहुत सारे आंदोलनकर्ता जो थे, उन्होंने जो है कह सकते हैं कि प्रारंभ कर दिया था कि किसी प्रकार से जो है धार्मिक परिवर्तन ना हो। फिर आता है प्रेस विकास। तो प्रेस की उन्नति ने जो है प्रचार कार्य में सहायता प्रदान कर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से देश में नव जागरण की लहर को जन्म दिया। तो प्रेस का जो है निर्माण हो चुका था, प्रेस की सहायता से नव जागरण की जो है लहर जो है बहुत फैल रही थी। जन समुदाय क्रांति एवं आंदोलन की गतिविधियों से परिचित होने लगा। प्रेस की उन्नति से है नव जागरण के संदेश ने एक सुदृढ़ और शक्तिशाली जनमत तैयार किया, जिससे नव जागरण का कार्य जो है तीव्र गति से अग्रसर हुआ। तो प्रेस के विकास ने इस नव जागरण के जो आंदोलन को बहुत आगे तक बढ़ाया। फिर है सामाजिक कुप्रथाएं। तो भारत में जो थी असंख्य कुप्रथाएं और अंधविश्वासों ने भारतीयों को कूपमंडू जैसा बना रखा था। ऐसे में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता महसूस की गई। ये इसी का नव जागरण का एक भाग था, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि महापुरुषों ने भारतीय जनता को जागृत करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि इनकी सबकी स्थापना की गई और 1857 की क्रांति से
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जो मंगल पांडे जी ने की है, वहां तक अंग्रेज शासन को आगाह कर दिया था कि अब भारतीय दास्तां स्वीकार नहीं कर सकते। चारों ओर राष्ट्रीय चेतना की लहर दौड़ गई और कविता में राष्ट्रीय देश प्रेम की कविताएं, नाटक जो है, साहित्यकार जो है उसकी रचनाएं करने लगे और अंग्रेजों की जो है पोलें खुलनी शुरू हो गई और हमें समझ में आने लग गया कि अंग्रेज जो है फूट डालो राज करो की नीति जो है अपनाते हैं। और अंग्रेजी शासन में जो दुर्दशा हुई उसका नाटकों के माध्यम से भी मंचन होना शुरू हो गया और जागरूकता फैलाई गई। तो इस प्रकार जो है 1857 की राष्ट्रीय क्रांति से जो है सांस्कृतिक पुनर्जागरण की और भारतीय नवजागरण की जो लहर है पूरे भारत देश में फैल गई। तो इस प्रकार से पूरा सारांश था इसका भारतीय नवजागरण का कि किन किन तत्वों ने इस भारतीय नवजागरण में जो है हमारी सहायता की है। उसके बाद हम देखते हैं राजा राममोहन राय ने भारत में जो है पत्रकारिता का भी शुभारंभ किया। इन्होंने 1821 में बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी व 1822 में फारसी अखबार अल अकबर की स्थापना की। ये दोनों ही पत्र जो है भारतीय नवजागरण के संदेशवाहक थे। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य था ये। इन आंदोलनों का जो प्रभाव था वो प्रेमचंद पर भी पड़ा। प्रेमचंद उस टाइम के हैं और उन्होंने स्वयं प्रेरित होकर एक विधवा स्त्री से भी विवाह किया था। इन सभी आंदोलन के साथ जो है स्वाधीनता आंदोलन का सूत्रपात हो चुका था। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। आशा करती हूँ मैं कि नवजागरण से लेकर स्वाधीनता आंदोलन तक किस प्रकार से जो है इन रूढ़िवादियों को, इन अंधविश्वासों को खत्म करने के लिए किन किन संस्थाओं ने, किन किन लोगों ने कार्य किया। फिर प्रेमचंद के अगर हम साहित्य की बात करें तो हमें राष्ट्रीय चेतना की अविच्छिन्न धारा आदि से अंत तक देखने को मिलती है भी कह सकते हैं, जिसका आधार वह राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसने एक लेखक के ही रूप में ही नहीं बल्कि एक साधारण नागरिक के रूप में भी प्रेमचंद को प्रभावित किया था। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी संपूर्ण कथा साहित्य में सर्वधर्म समन्वय वृत्ति का प्रतिपादन कर राष्ट्रीय चेतना की मशाल को बुझने ना दिया। तो इनके जो हमें साहित्य मिलता है उसमें इन्होंने सब धर्मों को बराबर जो है रखने की बात की है मुंशी प्रेमचंद जी ने। इनके अपने उपन्यास भी काफ़ी पढ़े होंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाता है कि उसमें राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का कितना काम करते हैं प्रेमचंद जी। अब आते हैं स्वाधीनता आंदोलन की तरफ। तो आपको पता ही, हम इतिहास में पढ़ते हैं स्वाधीनता आंदोलन बहुत बड़ा रहा है, जिसके अंदर छुटपुट बहुत सारे आंदोलन चले हैं। तो हमें वो आंदोलन सारे नहीं पढ़ने, लेकिन हमें थोड़ा बहुत समझना है कि स्वाधीनता आंदोलन में साहित्यकारों की भूमिका क्या रही है। राष्ट्रीय महासभा इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ रहा था, यद्यपि कुछ असफलताएं भी इसके इतिहास में विद्यमान हैं। और प्रेमचंद का युग जो है वो गांधी जी का युग था। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधीवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो गांधीवाद भी जो है हमारे स्वाधीनता आंदोलन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग देखने को मिलता है। तो अगर हम गांधीवाद की शुरुआत करें तो गांधी जी के जो है हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं जिसका बहुत प्रभाव पड़ा है हमारे स्वाधीनता आंदोलन पे। तो गांधी जी के विचारों को हम किसी एक निश्चित राजनीतिक दर्शन के रूप में अगर एक परिधि में बांधना चाहे तो बड़ा ही असंभव है। इसका कारण यह है कि गांधी जी किसी एक विचार या एक मत के पोषक नहीं थे। उन्होंने अपने विचारों के संकलन एवं गांधीवाद नामक किसी वस्तु के संबंध में विवेचना करते हुए भी कहा है कि गांधीवाद नामक कोई वस्तु नहीं है। मैं अपने बाद कोई संप्रदाय छोड़ना नहीं चाहता। मैं किन्हीं नए सिद्धांतों या किसी मत को चलाने का दावा नहीं करता। मैंने तो केवल अपने ढंग से आधारभूत सच्चाइयों को अपने नित्य प्रति के जीवन एवं समस्याओं पर लागू करने का प्रयत्न किया है। मैंने जो मत बनाए तथा निष्कर्ष निकाले हैं वे सब अंतिम नहीं हैं। मैं कल ही उन्हें परिवर्तित कर सकता हूँ। दुनिया को सिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सत्य और अहिंसा उतने ही पुरातन है जितने की पहाड़। मैंने तो केवल इन दोनों को यथासंभव विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग का प्रयत्न किया है। आप इसे गांधीवाद न कहें, इसमें कोई वाद नहीं है। तो उन्होंने स्वयं अपने गांधीवाद को, यानी कि स्वयं जो उन्होंने भी विचार दिए हैं, जो भी उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं समाज को, उसको उन्होंने खुद बना किया है कि गांधीवाद इसे बिल्कुल भी ना कहें। तो इस संबंध में जो है डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया भी लिखते हैं कि वस्तुतः गांधी दर्शन उन सिद्धांतों और नीतियों से मिलकर बना है जिसका वे पक्ष पोषण करते हैं, और गांधीवाद से अभिप्राय उस दर्शन से है जिसने उनके जीवन और चरित्र, उनके कार्य और सिद्धियों, उनके उपदेशों और शिक्षाओं को नया रूप प्रदान किया है। तो गांधीवाद में अगर हम देखें तो हमारा पहला पॉइंट आता है धार्मिक भेदभाव निरपेक्षता। तो गांधी जी ने जो है धार्मिक भेदभाव को समाज का कोड माना। उन्होंने पंडों, पुरोहितों, कट्टरवादियों को चेतावनी देते हुए कहा था
कि यदि धार्मिक भेदभाव जैसे अन्याय और अत्याचारों का प्रतिकार न किया गया तो हिंदू जाति का सर्वनाश हो जाएगा। और इस अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध जो है गांधी जी आजीवन संघर्ष करते रहे। उनकी यह दृढ़ धारणा थी कि धार्मिक भेदभाव हिंदू समाज पर एक कलंक तो है ही, उसके साथ ही राष्ट्रीय एकता के मार्ग में भी महान बाधक है। और गांधी जी ने कहा था कि अस्पृश्यता के साथ संग्राम एक धार्मिक संग्राम है। यह संग्राम मानव संग्राम की रक्षा के लिए है। यह संग्राम हिंदू धर्म में बहुत ही बलवान है और सुधार के निमित्त है। यह संग्राम सनातनियों के खाईदार गड्ढों के विरुद्ध है। तो इस प्रकार से जो है गांधी जी ने बहुत सारा कार्य किया है धार्मिक भेदभाव को दूर करने के लिए। और गांधी जी ही कहें और विवेकानंद जी दोनों ही ने अस्पृश्यता को सामाजिक अभिशाप माना है, दोनों ने ही माना है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि जाति प्रथा के विरोधी रहे हैं गांधी जी। महात्मा गांधी जी जो है जाति प्रथा के घोर विरोधी थे। उन्होंने जाति प्रथा के संबंध में अपना विरोध प्रकट करते हुए कहा कि इन निम्न वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति गुलामों से भी बदतर है। उनका सार्वजनिक नलों एवं कुओं पर दिखाई देना तक अपराध है। इसी जाति प्रथा के कारण छोटी जातियों को अछूत करार दे दिया गया था और तत्कालीन समाज में छोटी जातियों को जो है समाज से एकदम अलग थलग यानी कि कर दिया था। उनको तो कुएं का पानी तक पीने नहीं देते थे और इसी कारण ये छोटी जाति के लोग जो है समाज में उचित सम्मान नहीं पाते थे जिसके वे बराबरी के हकदार थे। तो इस प्रकार से उनकी स्थितियों से निपटने के लिए भी गांधी जी ने बहुत सारा काम किया है, जिसमें कि जाति प्रथा का उन्होंने घोर विरोध किया है। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा छोटी जातियों को बड़ी जातियों से अलग रखने का प्रयत्न का प्रबल विरोध किया। वे यंग इंडिया में लिखते हैं कि कोई मोची या भंगी जन्म के कारण अस्पृश्य है या अपने काम के कारण, अगर इसका संबंध जन्म से है तो यह एक बहुत घृणित चीज़ है, इसका जड़ मूल से नाश कर देना चाहिए। परंतु यदि इसका संबंध काम से है तो इसे सफाई का महत्वपूर्ण नियम मानना चाहिए। तो उन्होंने इसका बहुत जो है पुरजोर विरोध किया था। वो कहते थे कि काम के कारण अगर कोई सफाई कर रहा है तो वह कर सकता है, और वह सफाई के लिए स्वच्छता अभियान के लिए तो बहुत काम किया ही है गांधी जी ने। लेकिन वो जाति प्रथा अगर सिर्फ जाति के आधार पर जो है वो जो भेदभाव हो रहा था उसका उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। फिर आता है हरिजनोद्धार। गांधी जी ने जो है अछूत वर्ग को हरिजन नाम दिया, अर्थात उन्हें ईश्वर के जन कहा। गांधी जी को हरिजनों के प्रति अगाध स्नेह था। जो निम्न उदाहरण जो दिया उन्होंने इसमें स्पष्ट होता है कि मैं फिर से जन्म लेना नहीं चाहता, लेकिन मुझे फिर से जन्म लेना पड़े तो मैं एक अछूत के रूप में जन्म ग्रहण करना चाहूँगा, ताकि मैं उनके कलेशों, कष्टों तथा अपमानों में भाग ले सकूँ और उनकी दयनीय परिस्थितियों से स्वयं अपने को तथा उन्हें उबार सकूँ। तो इस प्रकार से उनका बहुत प्रेम था। हरिजन नाम भी जो है इन्हीं का दिया हुआ है। जो भी अछूत वर्ग था उस टाइम पर जिनके साथ छुआछूत का भेदभाव बहुत ज़्यादा करते थे, तो उनको नाम भी हरिजन इन्होंने ही दिया है। दूसरा आता है हमारा, जब गांधीवाद की बात करते हैं उसके बाद हमारे क्रांतिकारी आंदोलन भी रहे हैं हमारे स्वाधीनता आंदोलन के अंतर्गत, जिसमें 1900 से लेकर अक्टूबर 1936 तक प्रेमचंद का जो साहित्यिक जीवन माना जाता है, यह वह समय था जब स्वाधीनता संग्राम के महत्वपूर्ण धरातल का निर्माण हो रहा था। साथ ही संपूर्ण देश में क्रांतिकारी आंदोलन की लहर जो है वो जागृत हो रही। तो क्रांतिकारी आंदोलन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे आंदोलन आते हैं। इसमें सन 1889 की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले उनका भारतीय राजनीतिक रंगमंच पर अवतरण होता है। और 1896 से महाराष्ट्र, बंगाल और उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो जाती हैं। 1903 ईस्वी में बंगाल विभाजन की जानकारी सबको मिलती है और 1905 में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन तोड़ने हेतु लॉर्ड कर्जन ने भंग का प्रस्ताव रख देते हैं, जो कि 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, गरम दल है, नरम दल है, कांग्रेस की बात है, बाल गंगाधर तिलक की बात है, बहुत सारी बातें इसके अंदर आती है। बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलनों की बात इसके अंतर्गत आती है और बहुत आंदोलन इसमें ऐसे हैं कि जिसको अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबा इतिहास हो जाता है। तो हमें यही समझना है कि क्रांतिकारी आंदोलन भी गांधीवाद के साथ साथ चल रहे थे, जो काम कर रहे थे स्वाधीनता आंदोलन के अंतर्गत। फिर उसके बाद आता है तीसरा हमारा समाजवादी आंदोलन। समाजवादी आंदोलन की बात करते हैं तो समाजवादी आंदोलन को हम देखते हैं 19वीं सदी के चौथे दशक में कांग्रेस के अंदर और बाहर जो है समाजवादी विचारों का तेजी से प्रसार हो रहा था और विश्वव्यापी मंदी के कारण जो है पूंजीवादी प्रणाली बदनाम हो गई और लोगों का ध्यान जो है मार्क्सवाद, समाजवाद व आर्थिक योजना के विचार की ओर गया। तो जिसके बारे में हम जो है प्रेमचंद जी के बहुत सारे उपन्यासों में भी पढ़ते हैं कि वो मार्क्सवाद की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं। और हिंदी उपन्यास एवं कहानियों में जो है प्रेमचंद का जो आविर्भाव होता है एक नवीन युग का परिचायक हमें नजर आता है, जिसमें प्रेमचंद का स्वयं का कहना है कि साहित्यकार बहुधा अपने देशकाल से प्रभावित होता है। जब कोई लहर देश में उठती है तो साहित्यकार के
के लिए उससे अविचलित रहना असंभव हो जाता है। उसकी विशाल आत्मा अपने देश बंधुओं के कष्टों से विकल हो उठती है और इस तीव्र विकलता में वह रो उठता है, पर उसके रुदन में भी व्यापकता कहीं ना कहीं होती है। वह स्वदेश का होकर भी सार्वभौमिक रहता है। तो प्रेमचंद जी के उपन्यासों की अगर बात करें तो उनका जो समय काल रहा है 1901 से प्रारंभ होकर 1936 के अक्टूबर तक जो होता है, उनका बड़ा ही सामाजिक, राजनीतिक और जो है आर्थिक दृष्टि से उथल पुथल का समय था। पूरे देश में जो है सुधार आंदोलन और क्रांतिकारी संघर्ष की एक लहर जो थी वो चल पड़ी थी। इसमें जो है प्रेमचंद जी के जो साहित्य है उसने बहुत ही काम किया था। इस समय प्रेमचंद जी के जो प्रेमाश्रम है और रंगभूमि, कर्मभूमि आदि जो उपन्यास है बड़े ही उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार समाजवादी साहित्य में तत्कालीन भारत की तस्वीर जो है साफ एवं स्पष्ट हमें दिखाई पड़ती है। देश की स्वतंत्रता के लिए 1857 से लेकर 1947 तक क्रांतिकारियों व आंदोलनकारियों के साथ ही लेखकों, कवियों व पत्रकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि 1857 की क्रांति, उसके बाद बहुत सारे जितने भी आंदोलन हुए हैं वो, साथ में सारे क्रांतिकारी, सारे आंदोलनकारी और साथ में लेखक, कवि और पत्रकार, इन सब ने मिलजुल कर हम कह सकते हैं कि भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन के लिए बहुत सारा कार्य किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो भारत दर्शन नाटक है, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त नाटक जो है वो देश प्रेम की भावना जगाने के लिए बड़े कारगर सिद्ध हुए। तो जब साहित्यकार कुछ लिखते हैं अपने तत्कालीन समाज में तो उस टाइम बहुत परिवर्तन लाते हैं। तो बहुत सारे साहित्यकार जो है वो इस काम में जुट गए थे, किस प्रकार से जो है देश के अपने लोगों में देश प्रेम की भावना को बढ़ाई जाए, अपने देश के जो अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, उसको खत्म करके अपने देश को जो है एक नई जो है चेतना की तरफ ले जाया जाए। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की झांसी की रानी जो कविता है उसमें भी अंग्रेजों को की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। इसमें जिसमें आप जानते हैं कि बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से जब जोश से भरी कविताएं जो साहित्यकार लिख रहे थे, चाहे वे महिला साहित्यकार कहें चाहे पुरुष साहित्यकार कहें, वो कोई ना कोई कार्य कर रहे थे चेतना जागृत करने का। जब तक चेतना जागृत नहीं होती तब तक कोई भी अग्रसर नहीं होता अपने देश के लिए कार्य करने का। फिर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बाबू गुलाब राय जी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है कि 15 अगस्त का शुभ दिन भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे अधिक महत्व का है। आज ही हमारी सघन कलुष कालिमा मई दास्ता की लोह श्रृंखला टूटी थी। आज ही स्वतंत्रता के नवोज्वल प्रभात के दर्शन हुए थे। आज ही दिल्ली के लाल किले पर पहली बार यूनियन जैक के स्थान पर सत्य और अहिंसा का प्रतीक तिरंगा झंडा स्वतंत्रता की हवा के झोंकों से लहराया था। आज ही हमारे नेताओं के चिरसंचित स्वप्न चरितार्थ हुए थे। आज ही युगों के पश्चात शंख ध्वनि के साथ जय घोष और पूर्ण स्वतंत्रता का उदय हुआ था। तो ये बाबू गुलाब राय जी का कथन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो देखें तो इस प्रकार हमें समाजवादी साहित्य में तत्कालीन भारत की तस्वीर जो है वो साफ साफ दिखाई पड़ती है। इन साहित्य में जो है भारत की आत्मा बोलती हुई जान पड़ती है। इस प्रकार से हम सार तत्वों में कह सकते हैं कि सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने बंगाल में नवजागरण का गान गाया, जिसका मधुर राग दिगंत में गूंज उठा, और इसका जो घोष है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के वज्र गर्जन में भी हमें सुनाई पड़ सका। उस सन्यासी की ललकार में स्वामी शंकराचार्य का सिंहनाद झंकृत होता था। फिर श्रीमती एनी बेसेंट के मधुर निनाद में स्वयं वीणा पाणी सरस्वती मुखरित हो उठी थी। और इस प्रकार से जो है में बहुत सारे लोग जो है संदेश देते हैं। स्वामी रामकृष्ण और उनके जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने धर्म के साथ समाज उद्धार के कार्य में उन्होंने बहुत सारा कार्य किया है उन्होंने। फिर वह युवक सन्यासी अपने अथक परिश्रम, घोर अध्यवसाय, प्रकांड विद्वता और उज्ज्वल चरित्र से समाज का निर्माण करने में सब लोग संलग्न हो गए। तो इस प्रकार से जो है, और उसके बाद गांधी जी का सफल मार्गदर्शन रंग लाया, जिसके फलस्वरूप हम शीघ्र ही शताब्दियों से खोई अपनी सर्वाधिक प्रिय स्वतंत्रता देवी का साक्षात कर सके। और प्रेमचंद जी का तदयुगीन परिस्थितियों के प्रति घोर विद्रोह अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस प्रकार से हमारा भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता संग्राम जो है, इस प्रकार से इतनी सारी कहानियां अपने में समेटे हुए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। आज की पूरे हमारी जो ये क्लास थी, एक प्रकार से पूरे कह सके तो थ्योरेटिकल क्लास थी, क्योंकि इसमें जो है तथ्य कम है लेकिन समझने वाली बात ज़्यादा है। हमें जो है विभिन्न आंदोलन जो है उनके बारे में पता होना चाहिए। साथ साथ जो भी मैंने संस्थाएं आपको बताई हैं, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इनका संस्थापक और इनका जो स्थापना वर्ष है वो पता होना चाहिए हमें।
तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शंस में आप कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। और हमारा चैनल आप लोग शेयर करते रहिए व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि और फेसबुक पर, ताकि हमें भी जो है और लोगों तक पहुँचने का मौका मिले। जो भी लोग UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक सहायता प्रदान हो सके। तो इसी प्रकार से आप हमेशा पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।